हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग डीपीएसपी शुरू किए थे और अनुच्छेद 40 तक चर्चा किए थे। आज हम लोग अनुच्छेद 41 से चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 जो है वह कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अवस्थाएं होंगी बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, निशक्तता, अभाव इत्यादि। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई ये व्यक्ति है, यह बी फील्ड में कार्य करने में स्किल और यह बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ए व्यक्ति को बी फील्ड में कार्य का मुहैया करवाए, यानी रोजगार मुहैया करवाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग डीपीएसपी की चर्चा कर रहे हैं, यह केवल राज्य का कर्तव्य है। राज्य पर बाध्यकारिता नहीं रख सकता है, यानी इसको लागू करवाने के लिए हम लोग न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो अब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करवानी है। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है तो उसके अगर वह अपने जीवन शैली की आवश्यकता मतलब आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उस वृद्ध व्यक्ति को आधारभूत आवश्यकता की मुहैया करवाए। कोई व्यक्ति अभाव से ग्रस्त है तो उसको आधारभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाए। यह सभी राज्य का कर्तव्य होगा, यही कहता है अनुच्छेद 41। और इसको ध्यान में रखते हुए काफी वेलफेयर स्कीम चलाए गए हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा वृद्धा पेंशन योजना, और भी बहुत सारे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल बनाना। यह सभी इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए स्कीम चलाए गए हैं। अब देखिए अनुच्छेद 42 को देखते हैं। अनुच्छेद 42 जो है यह कहता है कि कार्य की न्याय संगत दशा, प्रसूति सहायता। अब कार्य की न्याय संगत दशा क्या होनी चाहिए? अगर कोई मजदूर किसी कंपनी में मान लीजिए कि कार्य करता है, तो जो न्याय संगत दशा है, जैसे अगर कोई व्यक्ति एक दिन में मान लीजिए कि 5 पैकेट ही तैयार कर सकता है किसी चीज का, तो उसे 5 ही पैकेट तैयार करने के लिए कहा जाए, न कि 6। अगर 6 उससे करवाए जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा उसको पे किया जाए। ये सभी कार्य की न्याय संगत दशाएं होती है। तो न्याय संगत दशा में किसी व्यक्ति को कार्य करने की जो सुविधा है वह राज्य उपलब्ध करवाए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसे प्रसूति का समय है, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रसूति सहायता का मुहैया करवाए, और राज्य यह कार्य करती भी है। तो यह दोनों अनुच्छेदों का लगभग लागू कर दिया गया है। अब आगे भविष्य में कुछ मुद्दे पे लागू करना बाकी है, तो वह राज्य करेगी धीरे धीरे। अब देखिए आते हैं अनुच्छेद 43 की तरफ। अनुच्छेद 43 जो है यह कहता है कि कार्यकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी आदि, श्रमिकों को काम, निर्वाह योग्य मजदूरी, शिष्ट जीवन अवसर यानी शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश युक्त कार्य दशाएं, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर, कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर प्रोत्साहन। यह महात्मा गांधीवादी का दर्शन है, महात्मा गांधी का दर्शन है। अब देखिए श्रमिकों को काम, अगर कोई श्रम करता है यानी कोई अगर मजदूर है तो उसे काम मुहैया करवाया जाए। अगर कोई श्रमिक है या कोई कर्मचारी है तो उसके जीवन निर्वाह के लिए जितनी मजदूरी चाहिए, यानी जितनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी मजदूरी की आवश्यकता है, उतना मजदूरी कंपनियों से या विभिन्न माध्यमों से राज्य मुहैया करवाने का कार्य करेगा। यह हमारा संविधान कहता है। शिष्ट जीवन स्तर, यानी जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनका जीवन स्तर मतलब ठीक ठाक रहे। ऐसा ना हो कि जीवन स्तर उनका गिरता जाए, वो मजदूरी करते रहें और उनके जीवन स्तर में कोई वृद्धि ना हो, यानी एक अच्छी जीवन वो जी सके, इतनी व्यवस्था राज्य करेगा। अवकाश युक्त कार्य दशाएं, अब जैसे आपको पता होगा कि भारत में तो यह लागू नहीं है,
देखिए अमेरिका के एक स्टडी के अनुसार एक व्यक्ति को सप्ताह में 4 दिन ही कार्य करना चाहिए। अगर वह 4 दिन कार्य करता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अगर कोई एक मजदूर है तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, जैसे भारत में सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की प्रबंध की गई। इसी प्रकार यानी अवकाश युक्त कार्य दशा है। अब जिसे देख लीजिए कि अभी हम लोग के हाल फिलहाल में होली भी था, तो यह क्या है, एक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक अवसर। तो इन सभी अवसरों पर श्रमिकों को छुट्टी मिलना चाहिए ताकि वो लोग ये सामाजिक सांस्कृतिक अवसर को मना सके। फिर कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक एवं सहकारी आधार पर प्रोत्साहन, यह महात्मा गांधी का दर्शन है। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रामीण स्तर के उद्योग हैं, यानी जो विलेज स्तर के उद्योग हैं, उसको क्या करेगा कि राज्य प्रोत्साहित करेगा कि आप ऐसे उद्योग और लगाइए और उसमें मजदूर मतलब लोगों को, श्रमिकों को रोजगार दीजिए। यही है कि व्यक्ति मतलब पर्सनालिटी सेंट्रिक या सहकारी आधार पे, समिति के आधार पे, यानी विभिन्न माध्यमों से कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 43 में इसकी चर्चा की गई। अब देखिए अनुच्छेद 43 ए भी है। अनुच्छेद 43 ए कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध है, यानी सहभागी प्रबंध, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि यह कोई ये कंपनी है, तो अगर इसका मैनेजमेंट करना है, तो अगर इसमें श्रमिक हैं तो इन लोगों का भी, यानी जो इसके कारीगर हैं, कर्मचारी हैं, इन लोगों का भी मैनेजमेंट में भूमिका होना चाहिए। तो अगर एक कंपनी का कोई कार्य का मैनेजमेंट करना है तो उसमें कर्मचारी संघ या श्रमिक संगठन के कुछ लोगों का योगदान होना चाहिए कि इसका मैनेजमेंट इस तरह से हो, यानी सहभागी प्रबंध हो। कंपनी के जितने वर्कर हो, कंपनी के मालिक से लेकर एक निचले स्तर के कर्मचारी तक, सभी का मिलकर उसका प्रबंधन होना चाहिए। यह कहता है अनुच्छेद 43 से, और यह काफी अच्छा अनुच्छेद है। लेकिन इसे डीपीएसपी में इसलिए लागू किया गया है, मतलब लाया गया है ताकि यह बाध्यकारिता ना रख सके, क्योंकि भारत आगे तो बढ़ रहा है लेकिन अभी उतना आगे नहीं गया है कि इन सभी अनुच्छेदों को सही तरीके से लागू कर दिया जाए। अब देखिए अनुच्छेद 43 बी की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 बी है, वह कहता है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। यानी जो अनुच्छेद 43 बी है, यह कहता है कि सहकारी समिति है। अब जैसे मतलब मान लीजिए कि मदर डेयरी जो है वो भी क्या है, एक सहकारी समिति है। तो जो मतलब निचले स्तर के सहकारी समिति हैं, उनको राज्य क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। यह कहता है अनुच्छेद 43 बी। इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। यह काफी महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन कि किस संविधान संशोधन से कौन सा चीज जोड़ा गया, और यही सबसे अधिक मतलब बच्चे भूल जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन से संविधान संशोधन से कौन सा पार्ट, कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट जोड़ा गया। अब देखिए अनुच्छेद 44 जो है वह समान सिविल संहिता की बात करता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो काफी विवादास्पद मुद्दा रहा है भारत में, और संविधान निर्माताओं ने हमारे यह आकलन किया था या कल्पना किया था कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय संविधान में समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। राज्य सरकारें, यानी जो राज्य है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, संसद है, वो इसके लिए कानून बनाएगी और इसे लागू करेगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा है इस देश का कि जो पार्टी संसद में खड़ा होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बड़ी बड़ी बातें करती थी, वही पार्टी बाद में
यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं ला रही, यानी इसका विरोध करने लगी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। तो हम लोग अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक पूरा लेक्चर लेंगे और उसको विभिन्न मुद्दों में बांट के देखेंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू करने में कौन कौन सी समस्याएं हैं और फिर इसको कैसे लागू किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी लेक्चर कल अपलोड हो जाएगी अनुच्छेद 44 की, जो स्पेशली यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही रहेगा। अब देखिए अनुच्छेद 45 जो है वह यह कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण व शिक्षा। अब देखिए अनुच्छेद 45 में पहले यह था कि 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए, यानी 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाएगा राज्य, लेकिन इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जोड़कर मूल अधिकार बना दिया गया। तो जब इसे मूल अधिकार बना दिया गया तो यह अनुच्छेद खाली रह गया था। तो इसको पूरा करने के लिए राज्य यानी संसद क्या की कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी जो मतलब जन्मजात शिशु से लेकर जो बच्चे 6 वर्ष तक के हैं, उनके लिए यह इसमें मतलब राज्य के लिए निर्देश दे दिया कि राज्य क्या करे, जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पोषण युक्त भोजन और शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो इसी को देखते हुए, इसी अनुच्छेद को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र का व्यवस्था किया गया है विभिन्न राज्यों में। इनका नाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग चेंज हो सकता है, हम जहाँ निवास करते हैं उसे वहाँ आंगनबाड़ी कहा जाता है। तो इन सभी मतलब अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए ही आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 46 जो है वह यह कहता है कि एससी एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। अब आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब काफी शोषित थे, यानी उनका शोषण किया गया था। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि क्यों ना जो यह शोषित वर्ग हैं इनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए और राज्य को यह सुझाव दिया जाए कि जब वह नीति बनाए तो इन जो मतलब दुर्बल वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके शिक्षा की ही व्यवस्था करे। अर्थ संबंधी यानी जो उनकी इकोनॉमिक हितों का जो व्यवस्था है, जो आर्थिक हितों की जो है वह रक्षा करे और उसके अभिवृद्धि में यानी उनके आर्थिक हितों को बढ़ाने में राज्य सहयोग करे। तो इसी को देखते हुए अनुच्छेद 46 में राज्य के लिए निर्देश दिया गया कि वह नीति बनाते हुए जब नीति बनाएगी राज्य तो इसका भी ध्यान रखेगी। अनुच्छेद 47 जो है यह कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, मद्य निषेध की व्यवस्था राज्य करेगा। अब देखिए अगर पोषाहार स्तर है तो यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाए, यानी एक अच्छी पोषण युक्त भोजन उसको उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा होगा कि जीवन स्तर जो है उसको ऊपर उठाने में राज्य सहयोग करे। लोक स्वास्थ्य यानी जो स्वास्थ्य दशाएं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में थी, शुरुआती वर्षों में या जो स्वतंत्रता के समय थी उसमें वृद्धि करे और इसमें तो काफी हद तक वृद्धि हुआ है। और तीसरा बात इसका सबसे महत्वपूर्ण है मद्य निषेध, यानी जितनी नशीली पदार्थ हैं उसको क्या करे राज्य की प्रतिबंधित करे। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। अंग्रेज ही एक ऐसा है जो नशीली पदार्थ बेचने के लिए युद्ध लड़े। अफीम वार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो चीन से लड़ा था ब्रिटिश सरकार ने। तो इस चीज को देखते हुए यह कहा गया कि भारत के लोगों को भी नशा करने का अच्छा लत लगा दिया था अंग्रेजों ने। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत सरकार से या मतलब जो राज्य हैं उनसे यह कामना की
या मतलब सुझाव दिया कि आप भविष्य में मद्यपान निषेध करेंगे, यानी नशीली पदार्थों का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित करेंगे भारत में। इसी को देखते हुए बिहार राज्य में शराबबंदी कानून लागू है, यानी शराब का सेवन, शराब का व्यापार, शराब बनाना, यानी शराब से जुड़े किसी भी मामलों में संलिप्त होना, यह सभी बिहार राज्य में अपराध है। तो शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया है और इसी चीज को देखते हुए लागू किया गया। अब अनुच्छेद 48 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 जो है यह कहता है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन को वैज्ञानिक तरीके से विकास करना। अब जैसे आपको पता होगा कि भारत कृषि प्रधान राज्य रहा है, तो कृषि प्रधान राज्य में जो पुराने तरीके से थे उससे कृषि करके इतनी सारी जनसंख्या का पोषण नहीं किया जा सकता है, यानी भोजन की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो संविधान निर्माताओं ने इस चीज को भी समझा और राज्य से कोई सुझाव दिया नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कि राज्य भविष्य में जब राज्य मजबूत हो जाएगी तो कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से विकास करेगी या विकास करने में सहयोग करेगी। तो यह हमारा अनुच्छेद 48 है। अब अनुच्छेद 49 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, अभी अनुच्छेद 48 में एक और चीज है। अनुच्छेद 48 ये जो है यह कहता है कि पर्यावरण संरक्षण, वन्य संरक्षण, वन जीवों का संरक्षण यह राज्य का कर्तव्य होगा। संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब जैसे देखिए कि पर्यावरण की समस्या दिल्ली जैसे क्षेत्र में काफी अधिक है, यानी पॉल्यूशन काफी अधिक है। तो इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण करे, पॉल्यूशन को कम करे, वन्य संरक्षण करे। जो वन की कटाई हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, लगातार वन काटे गए थे, उससे लकड़ी निकाल के, आपको पता होगा कि पहले रेल के पटरियों के बीच में लकड़ी का जो है वह लगाया जाता था, लकड़ी लगाई जाती थी, लेकिन उसे अब तो हटा दिया गया है। तो यानी वन का संरक्षण करे, वन की कटाई ना हो पाए, ताकि प्राकृतिक जो संपदा है, यानी जो प्राकृतिक यथा स्थिति है, पर्यावरण की यथा स्थिति है, वह बनी रहे। तो यह इस चीज के लिए भी अनुबंध किया गया है। अब वन्य जीवों का संरक्षण, अगर वन्य जीव है, जैसे पता हुआ कि आप लोगों को कि बहुत सारी पशुएं अब विलुप्त होने की कगार पे, तो जो वन्य जीव है भारत में उनका संरक्षण करें। अब आपको पता होगा, अगर आप लोग करंट देखते होंगे तो हाल ही में कुछ बीते हुए वर्षों का करंट है कि गेंगोटिक डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार कदम उठाई है। तो यह क्या है? यह जीवों का संरक्षण तो ही है। भले ही वन्य जीव ना हो, जलीय जीव हो, लेकिन जीवों का संरक्षण ही तो है। तो यह राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन राज्य पे बाध्यकारिता नहीं रखता है, यानी इसको लागू करवाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अनुच्छेद 39 जो है यह कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करेगा राज्य। अब जैसे देख लीजिए कि अगर ताजमहल है तो क्या है? राष्ट्रीय महत्व का चीज है। लाल किला है तो क्या है? राष्ट्रीय महत्व का चीज है। तो इन सभी स्थानों का संरक्षण करना किसका कर्तव्य? राज्य का है, क्योंकि राज्य ही कर सकता है। तो राष्ट्रीय महत्व के जितने चीजें जो भारत को प्रेजेंट करते हैं कि मैं भारत हूं और मेरी यह विशेषता है, उन सभी विशेषताओं को संरक्षित करने का कर्तव्य राज्य का है। अब अनुच्छेद 50 को देखते हैं। अनुच्छेद 50 जो है वह यह कहता है कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी जो जुडिशियरी है और जो हम लोगों का कार्यपालिका है, इन दोनों का एकदम अलग अलग होगा, पृथक होंगे कार्य। कार्यपालिका अलग तरीके से कार्य करेगी, न्यायपालिका अलग तरफ से कार्य करेगी। कार्यपालिका का दबाव न्यायपालिका पर नहीं हो सकता है, न्यायपालिका का दबाव एक हद तक कार्यपालिका पर होता भी है, तो कार्यपालिका का दबाव न्यायपालिका पे
थोड़ा सा भी नहीं हो सकता है। यही कहता है अनुच्छेद 50 की कार्यपालिका अपने तरह से कार्य करे, न्यायपालिका पे कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 51 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 जो है वह यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य का कर्तव्य होगा। यानी जो अंतरराष्ट्रीय शांति है उसका हम लोग का प्रयोग, यानी उसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति हो, विश्व स्तर पे शांति हो, या भारत ही ऐसा देश है जो विश्व शांति की बात करता है, विश्व की सुरक्षा हो। ऐसा भी ना हो कि अगर कोई भाग किसी का है तो किसी के द्वारा कब्जा कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सभी राज्य का कर्तव्य होगा, इस सभी चीजों को राज्य ध्यान में रखेगा। अभी हाल ही का बात किया जाए तो यूक्रेन संकट चल रहा है। तो यूक्रेन संकट में क्या है, रसिया यूक्रेन पे चढ़ाई कर दिया है। एक बहुत घमासान युद्ध चल रही है, लगभग 40 से ऊपर दिनों का युद्ध खत्म हो गया है। अभी देखिए किस दिशा में यह मुड़ता है। तो ये सभी चीजें है कि अंतरराष्ट्रीय शांति का बात करेगा भारत, और भारत करता भी आया है अपना पक्ष। आपको पता होगा, करंट देख रहे होंगे आप लोग, तो यूनाइटेड नेशन से लेकर हर मंचों पे भारत का एक ही सुझाव रहा है कि इससे बात विचार के द्वारा समाधान किया जाए, यानी इसे शांति से मैटर को सुलझा लिया जाए। और हाँ, हुआ भी तो कैसे हुआ, अगर इसमें सुरक्षा का भी एक बात किया गया है। देखिए, अगर आप किसी स्टेट को, अब जैसे मतलब मान लीजिए कि यह है यूक्रेन और यह है रूस, और रूस और यूक्रेन में आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट जो है वह रूस का परमानेंट विरोधी रहा है, और उसी के द्वारा नियंत्रित होने वाला संगठन है नाटो। तो यूक्रेन जब नाटो में जाएगा तो क्या होगी, नाटो की आर्टिकल संख्या 5 कहता है कि अगर एक देश पे अटैक होगा तो हम सब मिलके उसे मारेंगे। अब भाई समझो कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, अगर यूक्रेन की तरफ से एक भी गोली चली रसिया की तरफ और रसिया पलट के अगर इसे मार दिया तो पूरे नाटो मिलके उसे मारेंगे। तो यार रूस कैसे बर्दाश्त करेगा कि यूक्रेन नाटो में जाए? तो सारी मामला यही है जिसके कारण चल रहा है, और यह रूस की सुरक्षा का जिम्मेदारी है, तो कैसे ना रूस इसको पूरा करे। एक तरफ से रूस का भी कहना सही है और एक तरह से यूक्रेन का भी कहना सही है। और यूक्रेन को भी ये समझना चाहिए कि आप 2014 में नाटो में जाने के बाद किया, आपसे क्रीमिया चला गया, अब 2022 में किया है तो देखिए आपसे क्या किया जाता है। तो सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारा भारतीय संविधान कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, और इसके लिए राज्य कार्य करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 51A है, यह कहता है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांति में वृद्धि। ये चीज तो हम आपको बता चुके हैं। अनुच्छेद 51 जो है यह कहता है, अनुच्छेद 51B, कि राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध। अगर दो राष्ट्रों के बीच अगर कोई संबंध की स्थापना करना है, जैसे मतलब मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही अगर कोई संबंध है, चाहे छोड़िए पाकिस्तान सही नहीं लग रहा है, इंडिया और अमेरिका के बीच अगर कोई बाइलेटरल रिलेशन का व्यवस्था किया जा रहा है तो सम्मानपूर्ण संबंध हो। ऐसा ना हो कि अमेरिका को यहां बैठा दिया जाए और इंडिया को यहां बैठा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। हम लोग दोनों बराबरी में बैठेंगे, हमारा भारतीय संविधान कहता नहीं तो हम संबंध स्थापित नहीं करेंगे। न्याय संगत हो और सम्मानपूर्ण संबंध हो। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट, लेकिन इंडिया इज ए हार्ड बार्गेनर। जब भारत किसी के साथ संबंध बनाता है तो पूरा बार्गेनिंग करके बनाता है, बहुत ज्यादा सख्त रवैया रहता है इंडिया का, हार्ड बार्गेनिंग करता है और उसके बाद संबंध के स्थापित करता है। तो ये हमारा भारतीय संविधान में ही कहा गया है कि न्याय संगत संबंध होना चाहिए राष्ट्रों के मध्य, और सम्मान से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे की ओर देखते हैं। जो अनुच्छेद 51 है, सी है, यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि के प्रति आदर। यानी यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अंतरराष्ट्रीय विधि है, अगर यूनाइटेड नेशन कोई विधि बनाया है तो उसको माने, वह उसका आदर करे।
अगर अंतरराष्ट्रीय कोई संधि है तो उसे आदर करे। अब भारत तो आदर करता आया है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तान के लाहौर तक जीत लिए थे, लेकिन उसे जब उस समय सोवियत संघ था तो उसकी मध्यस्थता से हम लोग जब संधि किए पाकिस्तान से तो लाहौर को लौटा दिया। उस समय हम लोग के पास यह मौका था कि हम लोग चाहे तो पीओ को खाली करवा सकते थे, या 1971 में हम लोग के पास मौका था। 93,000 सैनिक सरेंडर कर चुके थे, भारत के कब्जे में थे, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, सम्मानपूर्ण संबंध है, हम लौटा देंगे। जब हमको लेना होगा तो हम ले लेंगे, हमको पता है कि कैसे लेना है इसे। अब देखिए अनुच्छेद 51D है, यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थम द्वारा समाधान। मध्यस्थम के निर्णय को अवार्ड पंचार कहते हैं और अवार्ड बाध्यकारी होता है। अगर हम दो स्टेटों के बीच अगर कोई विवाद है और उसमें हम लोग मध्यस्थम ले लिए कि इसका निपटारा मध्यस्थम के द्वारा किया जाए, तो यह बाध्यकारी होगा। जो वह मतलब जो मध्यस्थम करेगा उसका जो निर्णय होगा वह बाध्यकारी होगा। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सिंधु जल विवाद पे भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थम लिया गया था। तो जब हम लोग सिंधु जल विवाद पे मध्यस्थम लिए तो मध्यस्थम ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और वह पाकिस्तान को मानना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान मध्यस्थम देता ही नहीं है, कहता कि नहीं नहीं हमको नहीं करना है मध्यस्थम, ये हमारे विरोध में निर्णय सुना देते हैं। तो यहां तक हम लोग की डीपीएसपी की चर्चा थी। इसमें हम लोग एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि गांधीवादी दर्शन कौन कौन सा है इसमें। यानी हम लोग अनुच्छेद देख चुके हैं, खाली एक मतलब थोड़ा सा सरसरी निगाह से अनुच्छेदों को देखेंगे। गांधीवादी दर्शन, फिर उसके बाद इसमें उदारवादी दर्शन डीपीएसपी में, फिर समाजवादी दर्शन को देखेंगे। ये क्लास की छोटी सी चर्चा होगी। और फिर उसके अगले चर्चा में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की अच्छे से चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, और उसके बाद डीपीएसपी कंप्लीट होगा और फिर हम लोग मूल्य कर्तव्य को देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज की चर्चा यही थी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।